हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? अ बैटरी हैज एन ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। व्हेन a load of 60 ohm is connected across it, the total power supplied by the battery is 0.4. What should be the load resistance R so that maximum power dissipated in R? Also calculate the power. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब एक बैटरी है जिसका ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो मैंने बताया था ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि ये ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 6। ठीक, अब बैटरी से जब हम लोड कनेक्ट कर दिया है 60 ओम का, तो उस बैटरी द्वारा टोटल पावर सप्लाई कितना है 0.4। ध्यान देना, कभी भी है ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं भी कहा गया होगा तो तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस लेके चलना। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ। ये एक मेरा बैटरी हो गया, एक ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ई, ठीक, और ये एक लोड हो गया आर। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो बैटरी पावर सप्लाई करेगा ना, उसमें से कुछ पावर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कर जाएगा और कुछ पावर इसमें ड्रॉप करेगा। मतलब ये सिस्टम को कुछ जो पावर देगा और पावर डिलीवर बाय द बैटरी होगा, उन दोनों में फर्क हुआ क्योंकि कुछ पावर जो होगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी डिसिपेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तुमको देखना है, क्वेश्चन ने बोला है टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो टोटल पावर है ना, वो टोटल पावर सप्लाइड टू द सिस्टम नहीं है, टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी है, मतलब E इंटू आई हो। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी EI होगा, टू द सिस्टम जो होता है वो होता है EI माइनस आई स्क्वायर। लेकिन टोटल पावर टू द सप्लाइड बाय द बैटरी हमेशा तुमको कितना लेना है EI। ठीक है, आइडियल हो या रियल। तो इस सर्किट में EI का वैल्यू कितना होगा, E अपॉन आई जो होगा वो होगा E अपॉन R प्लस R। तो पावर सप्लाइड जो होगा वो होगा E स्क्वायर बाई R प्लस R। दिस इज इक्वल टू तुम्हारा 0.41। अब डाटा दिया है, E का वैल्यू तुमको पता है 6 वोल्ट, R का वैल्यू तुमको पता है 60 ओम। तो डाल देते हैं, क्या हो जाएगा भाई 36, 6 डाल दिए, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 60 प्लस R बराबर 0.4। 60 प्लस R बराबर हो जाएगा 36 360 बटा 4, तो 90। तो R बराबर कितना हो जाएगा 30। तो इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस तुमको मिल गया 30। अब क्वेश्चन को बोल रहा है ना कि व्हाट शुड बी द लोड रेजिस्टेंस आर सो दैट मैक्सिमम डिसिपेटेड इन आर। मतलब एक तरह का नया क्वेश्चन है कि अब इस लोड रेजिस्टेंस को 60 ओम ना रख के इसका हम लोग वैल्यू क्या रखें जिसके चलते इससे जो पावर डिसिपेट हो वो मैक्सिमम हो। तो उसका आंसर होगा आर बराबर। ठीक है, इसमें कितना रख देना होगा इसको, हम अगर इसको 30 ओम रख दें, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों अगर बराबर हो गया मतलब इसमें जो डिसिपेट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब वो निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो? ये एक्सप्रेशन है EI का, EI जो होगा वो होगा E स्क्वायर बाई R प्लस R। तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 बटा ये भी हो गया 30, और ये भी हो गया 30, तो ये हो गया 7। ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगा वो 12 से डिवाइड होगा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 0.6 वाट आ जाएगा शायद। ठीक है ना, तो बैटरी इतना सप्लाई किया जिसमें 50% इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50% इसमें डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये सवाल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट का था। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हमेशा इन जो होता है ना, अगर दो रेजिस्टेंस है या फिर आर थेवेनिन निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो तुमको इसको आर थेवेनिन के बराबर करना होगा। आर थेवेनिन कैसे निकलता है, इस दोनों पॉइंट को हटा दो, ठीक है, बैटरी को शॉर्ट कर दो और इन दोनों पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट लगा दो। यहाँ इक्विवेलेंट तो आर ही है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता तो आर थेवेनिन निकालते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस वेरीज विद टाइम एज Q is equal to 2t minus 8t square. Find the total heat produced in the resistance. Resistance दे रखा है 1 ohm in first 1/8 सेकेंड। तो लेट अस सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस है R बराबर दे रखा है 1।
ठीक, इसके इस एंड से इस एंड की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो चार्ज है उसका एक्सप्रेशन है टोटल चार्ज का 2t माइनस 8t। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इन फर्स्ट 1/8 सेकंड, मतलब इस रेजिस्टेंस से हमको टोटल हीट चाहिए। तो हम लोग पावर का एक्सप्रेशन तो जानते हैं, पावर का एक्सप्रेशन अगर किसी भी रेजिस्टेंस से लिखना है तो क्या होगा, वो I² होगा ना, I²। और पावर क्या होता है, तो पावर होता है dH/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू I²। ठीक, तो dH एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए, एलिमेंटल हीट कितना आएगा I²R dt। अब बात समझ लो, अगर ये रेजिस्टेंस है, इससे अगर करंट कांस्टेंट पास कर रहा है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है, अगर इससे करंट I कांस्टेंट है, इफ I इज कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहां से यहां तक कांस्टेंट हो जाएगा। हीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा I²R × T, I²R T, ये हो जाएगा हीट है। लेकिन कब, जब यहाँ I कांस्टेंट। लेकिन क्या हमारा जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें I क्या है, कांस्टेंट है? नहीं। कैसे हम पता कि I कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है Q का, Q इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमको निकालना I का वैल्यू कि इससे करंट कितना पास कर रहा है, तो हम इस पर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे dQ/dt, ये हमको क्या देगा, I कितना आ जाएगा 2 माइनस 16t, 2 माइनस 16t, मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट एंड हेंस हियर वी कैन सी दैट करंट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, करंट कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला I²RT कब लगाएंगे, जब पावर कांस्टेंट है, मतलब I कांस्टेंट होगा तो पावर कांस्टेंट होगा। तो किसी भी इंटरवल में अगर तुमको हीट निकालना है तो पावर इंटू टाइम इंटरवल से इंटू कर दो, डायरेक्ट कांस्टेंट पावर के केस में तुमको हीट जनरेटेड निकल जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो है वो I जो है ना वो टाइम से डिपेंड कर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर क्या, हम I का एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ टाइम यहाँ पे पुट करेंगे। तो I का एक्सप्रेशन क्या है, 2 माइनस 16t पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये dH बराबर, ठीक है, 2 माइनस 16t का होल स्क्वायर इंटू R dt। इसको एक्सपेंड कर दो, dH बराबर 4 माइनस या dt से भी ले लो, 4 dt प्लस 256 t स्क्वायर dt और माइनस 2 इंटू मतलब माइनस 64, नीचे लिख देता हूँ, माइनस 64 t dt। ठीक, तो पूरे को ब्रैकेट में लेके इंटू R, ये हो गया एक्सप्रेशन dH का। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से h 0 से 1/8 सेकंड तक, फर्स्ट 1/8 सेकंड गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 dt का इंटीग्रेशन होगा 4t, 256 t स्क्वायर मतलब 256 t³ 3 माइनस 64 t स्क्वायर मतलब 32 t स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/8 इंटू R। अब लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे और हम लोग आंसर मिल जाएगा, ठीक है, लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा टोटल। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा, जब पावर कांस्टेंट होगा तो हीट जनरेटेड जो होगा I²RT होगा, अदरवाइज तुमको ये एक्सप्रेशन लिख के I इन टर्म्स ऑफ T रिप्लेस करना होगा यहाँ पे, ठीक है, अब स्क्वायर था, I² है ना, तो I इन टर्म्स ऑफ T ये इसका स्क्वायर रिप्लेस किया, उसके बाद जितने टाइम इंटरवल में चाहिए उसमें तुमको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब हम लोग ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम लोगों को सॉल्व करना आता है, किरचॉफ लॉ और नोडल एनालिसिस हम लोग कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कितने भी सेल्स, ठीक है।
लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीजें जनरलाइज टर्म्स में बात करते हैं। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन सेल्स का होता है ना, उनको हम जनरलाइज कर देंगे, उनके लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर देंगे, हम उसको देख के तुरंत आंसर दे सकें। मतलब हमको किरचॉफ लॉ और नोडल लगाने की जरूरत ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें सेल्स जो है वो सीरीज। तो लेट अस सपोज मान लो मेरे पास 3 सेल है, एक है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा है E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तीसरा है E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये तीनों जो है सीरीज में करेंगे। सीरीज का मतलब हम लोग समझते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब सबका पोलैरिटी जो कहेंगे वो सेम। क्यों? क्योंकि सबका जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, इसको बोलते हैं इसका सबका पोलैरिटी क्या है? सेम। ये E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये E3 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। और ये तीनों सेल जो है ना वो एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट है। लेट्स सपोज कि ये एक लोड, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि दिस इज लोड R, व्हाट इज द करंट थ्रू लोड R, व्हाट इज द करंट थ्रू लोड R, तो देखो इन सभी का पोलैरिटी सेम होने का मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों सेल जो है ना सर्किट में सेम डायरेक्शन में करंट देना चाहिए। ये पॉजिटिव इधर, ठीक, ये भी इधर, ये भी इधर, तो मतलब इन तीनों के चलते सर्किट में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। इसलिए कोई डोमिनेंट और कमजोर वाला बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि सिंगल लूप है, सर्किट में करंट कितना हो गया? I। सर्किट में नेट करंट कितना है? I। इन तीनों के वजह से इस एक्सटर्नल लोड से करंट कितना है? ऑलवेज रिमेंबर, लूप अगर एक है तो पूरे सर्किट में करंट भी। तो हमको इस I का एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हम किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं, मान लो हम इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। लूप का सेंस होगा ये, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, कितना आएगा? -IR करंट का अलाउंस। अब आओ यहाँ से यहाँ, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ से यहाँ तो R3 को क्रॉस किए, करंट के अलाउंस -IR3, यहाँ से यहाँ +E3, यहाँ से यहाँ -IR2, यहाँ से यहाँ +E2, यहाँ से यहाँ -IR1, यहाँ से यहाँ +E1। ये पॉइंट पहुंचने के बाद पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये और ये पोटेंशियल सेम, मतलब नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0। अब इसको हम लोग फिर से असेंबल करेंगे तो हमको मिलेगा E1 + E2 + E3। ठीक है, ये मिला एक्सप्रेशन। और I वाला उधर ले जाएंगे, क्या मिलेगा? I इंटू कॉमन ले लो, I R + R1 + R2 + R। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको, तो ध्यान देना हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को ना, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस में ध्यान देना, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते थे तो जो भी कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है उसको हटा के हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते। उसी तरह अगर हम सेल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हटा के हम सिंगल सोर्स लगा देंगे जिसको बोलेंगे E इक्विवेलेंट। उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, और इस एक सेल को हम सेम लोड R से कनेक्ट कर देंगे। अब ध्यान देना, ये तीनों सेल मिलके इस सर्किट में जितना करंट ड्राइव कर रहे हैं I, वही करंट ये अकेले सेल करेगा I। ठीक है, तो इसके लिए I का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? तो इसके लिए I का एक्सप्रेशन लिखोगे E इक्विवेलेंट बराबर I इंटू R प्लस R इक्विवेलेंट। ये लिखोगे ना, ये दोनों सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R इक्विवेलेंट, करंट क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों सेल को और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा के सिंगल सेल रखा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, उसका EMF इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट, किस लोड से? सेम लोड। ये जितने करंट ड्राइव किए उतना ही ये ड्राइव किए। ये आउटपुट है, इनपुट है, ये आउटपुट हमेशा सेम है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन ये होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन ये आया। इनको कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा
इस तरह के सिस्टम के लिए ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इनका कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है वो ई इक्विवेलेंट का, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बैटरी बना इक्विवेलेंट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम इस आर को नहीं आर इक्विवेलेंट में जोड़ रहे हैं, हम इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R। अब देखो लोग, क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। तो सीरीज में जब ध्यान देना फंडा कि जब सबके पोलैरिटी सेम होंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सबके पोलैरिटी अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका ईएमएफ जो होगा वो जुड़ जाएगा, और सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो होते हैं ना, वो यही होंगे R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स इन। अब अगर मान लो मैं किसी एक सेल का पोलैरिटी पलट लूं, ये है पोलैरिटी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसका नेगेटिव पॉजिटिव, तो यही चीज अब ध्यान दो, मान लेते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन पावरफुल है, E1 E2 के चलते करंट इधर, E3 के चलते करंट इधर, लेकिन सर्किट में करंट तो एक ही होगा, तो हम इसी को मान लिए। क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, -IR माइनस IR3, रेजिस्टेंस को बैटरी के पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा -IR, लेकिन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस, ठीक है ना। और -I2 ये सब चीजें होती ठीक है, बस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अगर एक पोलैरिटी पलट दिए, तो अगर तुम इनको डोमिनेंट मार रहे हो तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2, और ये अपोजिट पोलैरिटी का मतलब -E। लेकिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, क्योंकि ध्यान रखना रेजिस्टेंस का अपना पोलैरिटी नहीं होता है, रेजिस्टेंस में हमेशा वही एंड हायर होगा जिससे करंट निकल के दूसरे एंड में जा रहा है, मतलब कि अगर करंट इधर जा रहा है तो ये एंड हायर, ये एंड लोअर, ठीक है ना। बैटरी को करंट के डायरेक्शन मतलब नहीं, ठीक है। तो इस केस में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E। तो बेसिकली हम लोग इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला रखेंगे, ई इक्विवेलेंट का, वो सेम पोलैरिटी के लिए ही रखते हैं फॉर्मूला। अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो तुमको समझ जाना होगा कि माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमेशा याद रखना, सिग्मा ई आई इज इक्वल टू 1 से लेके, ठीक है ना, सबको सम कर देंगे सीरीज। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सिग्मा आर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कहानी है सेल्स इन सीरीज। चलो मैं मिटाता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं। एक सर्किट है जिसमें 4 सेल्स हैं, सबके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखे हुए हैं, और एक एक्सटर्नल लोड 10 से कनेक्टेड है। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो ध्यान देना, तुमको दिखेगा कि सबका पोलैरिटी तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब सबको तुम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, इन दोनों के चलते करंट इधर, इन दोनों के चलते करंट इधर, लेकिन पावरफुल तो ये होंगे, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में करंट मान लिए ना, तो ये दोनों जुटेंगे और ये दोनों घटेंगे, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, 70 माइनस ये 20 और ये 10, ई इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 70 माइनस 30, मतलब 40, ठीक है। 70 माइनस 30 मतलब 40। और स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि पोलैरिटी क्या है, सब जुटेंगे। 4 3 10 2 9 1, 4 3 7, सॉरी 4 3 7 2 9 1 10। हेंस आई बराबर जो होगा वो होगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। कितना होगा ई इक्विवेलेंट है 40, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट 10 प्लस 10 ये 20, तो ये हो जाएगा 2। अगर सबका पोलैरिटी सेम होता, अगर सबका पोलैरिटी सेम होता
तो क्या करते हैं, सब जुड़ जाते हैं, 10 20 30 40, ये हो जाता 100 बटा रेजिस्टेंस तो अभी भी 10 ही होता है, ये आर इक्विवेलेंट 10 + 10 20, मतलब कितना हो जाता है ये 5। डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। गिवन है if n number of identical cells are connected in series with external load R, if EMF and internal resistance of each cell are E and small r, find the equivalent EMF and current in the circuit। दिया है n को एक नंबर होगा, n number of cells, कहां तक, n E R E R E R E R, ठीक है, विथ ए कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल लोड R। ठीक, क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब क्या है, पोलैरिटी जब तक ना बोला जाए तब तक सबका सेम है, सारे के सारे सेम पोलैरिटी है, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा सिग्मा ई आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, तो सब सेम है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई ऐसे करते जाना है, तब तक पोलैरिटी अगर मैं सेम रखूं, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा एन इंटू ई, याद रखो, ठीक। स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एन इंटू आर, क्योंकि सब आइडेंटिकल है तो एन इंटू आर। आई कितने के बराबर है, तो आई आ जाएगा एन ई बाई आर प्लस आर, मतलब एन आर प्लस क्या, करंट निकल गया और साथ में तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकल गया, ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो सारे के सारे जो सेल है ना वो सेम पोलैरिटी और सब डिस्चार्जिंग मोड में, सब डिस्चार्जिंग मोड में, क्योंकि सबके ये करंट का डायरेक्शन तो यही है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा याद रखना क्या होगा, E माइनस आई इंटू आर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू E, ईच सेल का मतलब इस सेल इस सेल इस सेल से, इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका ईएमएफ माइनस आई आर, नेट ईएमएफ माइनस आई आर नहीं, इसका ईएमएफ माइनस आई आर, इसका ईएमएफ माइनस आई आर, इसका ईएमएफ माइनस आई आर, मतलब E माइनस आई आर। आई का वैल्यू ये डाल देना है, आर का वैल्यू ये डाल देना है, एक्सप्रेशन लिख देना है E माइनस एन ई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, ठीक है। तो इसको V को कॉमन ले लो, एन आर प्लस कैपिटल आर और एन आर ई माइनस प्लस आर ई माइनस एन आर ई, ठीक है। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, V बराबर आर ई बाई एन आर। बस ये एक्सप्रेशन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस याद रखने वाला चीज नहीं है, ठीक है। बस मैंने तुमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस तरह से एग्जांपल के फॉर्म, दिस वाज द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में ये क्वेश्चन तो तुम समझ गए, व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ वी चेंज द या रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ एनी टू सेल्स, सब आइडेंटिकल है तो किसी भी दो सेल का पोलैरिटी पलट दो, दो सेल का पोलैरिटी पलट दिए मतलब कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह बाकी सबका सेम। और कंडीशन गिवन है कि n जो है ना वो ग्रेटर देन है फोर्स। इसका मतलब मैं तुमको समझा दूं, n जो है वो फोर्स से ग्रेटर है। पहले मैं आंसर निकाल लेता हूं फिर मैं इसका मतलब समझा, ठीक है। तो दो का पोलैरिटी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन हमको रखना है, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड करंट इन द सर्किट। तो मैं ये सारा मिटा देता हूं, अब
ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है समझना, ठीक है। हमने कितने सेल का क्वेश्चन है, पोलैरिटी ऑफ 2 सेल आर रिवर्स, तो 2 सेल रिवर्स कर, टोटल सेल कितने थे n, 2 सेल के चलते करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए और बाकी रेस्ट सेल के चलते करंट इधर होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं n, 2 जब इधर हो गए तो इधर वाले, इधर की तरफ करंट ड्राइव करने वाले सेल कितने होंगे, n माइनस। अब अगर n 4 से बड़ा है, बात को समझना, अगर n 4 से बड़ा है तो हमको इंटीजर ही लेके चलना है। 4 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा 5, n का वैल्यू अगर हम 5 पुट करके चेक करके समझते हैं तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। अगर 4 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर है तो 5 होगा, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम n का वैल्यू 5 ले लें तो 5 में से 2 चला गया तो 3 बचा। 3 सेल का पोलैरिटी ऐसा है कि करंट इधर होना चाहिए और 2 सेल जिनका पोलैरिटी तुम पलट दिए हो उसके चलते करंट इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। डोमिनेट कौन करेगा, सब आइडेंटिकल है, डोमिनेट कौन करेगा, इधर वाला, ठीक है। 5 से अगर हम 6 कर दें तो 4 सेल ऐसे होंगे जिनके चलते करंट इधर होना चाहिए, ये पोलैरिटी वाला, और 2 सेल ऐसे हैं जिनके चलते करंट इधर होना चाहिए, तो डोमिनेट कौन करेगा, 4 सेल। इसीलिए मैंने n ग्रेटर देन 4। अगर n इज इक्वल टू हम 4 ले लें, देख लो, अगर हम n इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं 4, जिसमें से 2 के चलते करंट इधर, 2 के चलते करंट इधर, 2 सब आइडेंटिकल है तो नेट करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कम 4 से कम ले लें, 3 ले लें, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है 3, जिसमें 2 का पोलैरिटी पलट दिए, 2 के चलते करंट इधर, 1 के चलते इधर करंट, तो डोमिनेट कौन कर जाएगा, यही डोमिनेट कर देगा जिनका पोलैरिटी बदले। तो खैर ये चीजें तुम समझ नहीं होगी, हम लोग इस कंडीशन के लिए ले रहे हैं, मतलब ये कंडीशन ये बता रहा है कि सर्किट में करंट इसी डायरेक्शन में, ठीक। अब इस डायरेक्शन में करंट कौन कौन कितने सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं, n माइनस 2, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, n माइनस 2, और अपोजिट डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ सेल्स करंट ड्राइव करना चाहते हैं, 2, तो उनके चलते इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा 2e, लेकिन वो हमको इसमें माइनस कर देना है, हमको पहले ही बताया थे E1 प्लस E2 माइनस E, ये E3 वाला जगह लेगा, 2 सेल है ना, तो E माइनस E माइनस E और बाकी n माइनस 2, ठीक है। E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा n माइनस 2 E माइनस 2, समझ गए। ये n माइनस 2 है नंबर ऑफ सेल्स जो इस तरफ करंट ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, और 2e जो है जो इस तरफ करंट ड्राइव कर, लेकिन सर्किट में करंट कौन ड्राइव करेगा, जो डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट ये कर रहा है तो इसके चलते करंट इधर, तो ये माइनस, ये क्या होगा n माइनस 2e माइनस 2e कितना हो गया n, इसको अंदर ले लो माइनस 4, ये हो गया e। r इक्विवेलेंट कितना होगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट इंटरनल रेशियो, तो वो nr ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। e i कितने के बराबर होगा, i होगा n माइनस 4, ठीक है, इंटू e बाई एन आर प्लस, ये चीज वही रहने वाला है, n माइनस 4e बाई एन आर प्लस, समझ में आया। अब तुमको ये वाला क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ध्यान देना इसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इतने वाले सेल जिसके चलते करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है उसके लिए होगा E माइनस आई इंटू आर। लेकिन जो 2 अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं ना, 2 अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं, ये डिस्चार्जिंग मोड, ये डिस्चार्जिंग मोड, लेकिन ये दोनों चार्जिंग मोड में आ जाएंगे, तो इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E प्लस आर। इस बात को ध्यान, क्योंकि ये वाले n माइनस 2 सोल डिस्चार्जिंग मोड में, उनके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होगा, लेकिन जो 2 सेल जिनको तुम पलटे हो उनके लिए वो चार्जिंग मोड हो गया, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई। ठीक, इसको जनरलाइज कर देते हैं,
हम दो सेल का पोलैरिटी चेंज किए हैं। लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ सेल्स है n नंबर ऑफ polarity of n number of cells are reversed given n is greater than 2। जब मैंने बोला था दो रिवर्स है तो n greater than 4 कंडीशन किया। जब मैंने बोला था स्मॉल n नंबर ऑफ एक जनरल फॉर्म में नंबर ऑफ सेल का रिवर्स कर रहे हैं तो कैपिटल N जो है ना वो 2n से बड़ा है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा कितने का पोलैरिटी पड़ता है? n। कभी भी जो डोमिनेट करने वाले पोलैरिटी होंगे वो कितना होंगे? n-n। ठीक, तो इनके चलते करंट ड्राइव हो रहा है और इसका अपोजिट सेंस है -n। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? n-2n। R इक्विवेलेंट n। I कितना होगा? n-2n E अपॉन n प्लस। ठीक है, जब हम स्मॉल n का वैल्यू 2 बोले थे ना तो ये n-4 हो जाएगा। स्मॉल n का वैल्यू 3 बोल देंगे ना तो ये n-6 हो जाएगा। स्मॉल n का वैल्यू 4 बोल देंगे तो ये n-8 हो जाएगा। ये चीज समझ, मतलब हर रिवर्स पोलैरिटी अपने तो गया, साथ में एक और सेम पोलैरिटी वाले को भी लेके आएगा। ठीक है ना, ये दोनों मिलके नल, ये दोनों मिलके नल, बचा कितना? ध्यान देना, ये दोनों सेल मिलके 0, ये दोनों सेल मिलके 0। तो सर्किट में 4 सेल खत्म हो गया, बचा कितना? n-4, है ना। इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा n-2। मतलब डायरेक्ट समझने का तरीका, जब दो को रिवर्स किए थे। ठीक है, और n को जब रिवर्स कर रहे हो तो ये n सेल उतने ही सेल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। टोटल सेल्स कितने खत्म हो गए? 2n। तो अब सर्किट में कितने सेल्स बचे हैं? n-2n। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? n-2n। ठीक है, और रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो NR ही है। चलो, इतना मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। दो सेल्स हैं E1R1 E2R2। थोड़ा पोलैरिटी पे ध्यान देना, ये दोनों के जो टर्मिनल्स हैं ना वो कॉमन कर दिए, ये कॉमन, ये कॉमन। ठीक है, और इन दोनों के कॉमन टर्मिनल से ध्यान देना, इन दोनों के टर्मिनल कॉमन किए गए हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ऑलवेज तभी पैरेलल चलेगा। ठीक है, और इन दोनों के कॉमन टर्मिनल से एक लोड करेंगे, इन दोनों के कॉमन टर्मिनल से एक लोड करेंगे। हमको इस सिस्टम में सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब हम इस सिस्टम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब इस दो आउटपुट को हम एक आउटपुट इस दो इनपुट को हम एक इनपुट बनाएंगे सच दैट इस सेम लोड से आउटपुट जो हो वो सेम। ठीक, इस केस में आई का एक्सप्रेशन क्या आएगा? इस केस में हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट बराबर I इंटू R प्लस R, या I बराबर इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं और E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हैं। इसको हमको इतना। ठीक, तो बेसिक आइडिया, इस लोड से रेजिस्टेंस से कितना करंट है? I। तो क्या इस सेल से I निकलेगा? क्या इस सेल से I निकलेगा? नहीं, इस सेल से करंट ड्राइव होगा I1, इस सेल से करंट ड्राइव होगा I2। ये दोनों इस जंक्शन पे मिलेंगे और यहाँ पे जंक्शन पे करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, मतलब इधर कितना जाएगा I। तो ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा I बराबर I1 प्लस। ठीक है, ये दोनों मिलके इतना करंट ड्राइव करेंगे, एक नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हमको निकालना है इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, हम दो लूप को कंसिडर करते हैं। ठीक है, दो लूप क्या क्या है? I1 और I2 को हमारा पर्पज है एलिमिनेट करना। दो लूप कौन कौन सा है? एक लूप होगा ये ऊपर वाला,
देखो यहाँ से ये ऐसे आएंगे, ये बात होते हुए क्या एक किरचॉफ लॉ। दूसरा ये लो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लूप 1 और इसको हम लोग बोलते हैं लूप 2। तो अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, किसी भी पॉइंट से शुरू कर दो। लूप 1 का मतलब समझ गए होंगे, किसी भी पॉइंट से शुरू कर दो, यहां से शुरू करो, यहां से यहां जाएंगे, करंट के अलाउंग माइनस आई है, यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां जाएंगे। इस वाले विंग में करंट I1 है, ऑलवेज रिमेंबर। तो करंट के अलाउंग I1 के अलाउंग जा रहे हैं, I1 इधर दिखाया है ना, तो I1 के अलाउंग जा रहे हैं, माइनस I1 R1, यहां से यहां प्लस E1, यहां पहुंच गए, यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां से कुछ नहीं, मतलब वहीं पहुंच गए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब I1 का एक्सप्रेशन इसमें से हम क्या लिखेंगे, I1 बराबर, ठीक है, E1 माइनस I इंटू R अपॉन स्मॉल r। एक्सप्रेशन लिखिए, I1 R1 को उधर दे दिए, E1 माइनस आई आर बचा और R1 को डिवाइड कर दिए, तो I1 का एक्सप्रेशन ये। सिमिलरली लूप 2 ये यहीं से शुरू करते हैं, फिर से यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, किस पॉइंट से शुरू करना वो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं से शुरू करो। लो हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। लूप हम इस तरह मूव करते हैं, इधर से इधर आते हैं, ऐसे ऐसे होते हुए इस तरह जाते हैं। लूप का मैंने डायरेक्शन दिखाया, यहां से यहां, तो I2 के अलाउंग जा रहे हैं, तो माइनस I2 आर, यहां से यहां प्लस E2, यहां से यहां कुछ नहीं, 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 यहां से यहां माइनस आई, यहां से यहां कुछ नहीं, 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 पहुंच गया उसी पॉइंट पे, इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको I2 का एक्सप्रेशन जो मिलेगा एकदम सेम इसी तरह, E2 माइनस IR अपॉन R2, दिस इज द एक्सप्रेशन, एकदम सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्या है भाई, I बराबर I1 के जगह लिख दो E1 बाई R1 माइनस IR बाई R1, तोड़ दिए इसमें, तोड़ दिए, प्लस E2 बाई R2 माइनस IR बाई R2। अब लाइक से लाइक इन दोनों को एक साथ कर दो, I बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है, और माइनस IR कॉमन ले लो, तो 1 बाई R1। अब देखो एक ट्रिक हमको लगाना है यहाँ पे, ट्रिक क्या, मतलब एक जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज स्कूल में ना ये चीज अगर ध्यान नहीं दोगे ना, क्योंकि ये चीज लोग सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको अगर तुम याद रखोगे कि क्या हम यहाँ पे स्टेप लगा रहे हैं इसके बाद, ठीक है, ये प्रूफ अगर कभी भी स्कूल में पूछ देगा तो गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को कॉमन लेंगे, कॉमन, टेक इट एज कॉमन, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा I बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कॉमन हो गया, ठीक। तो इसके पास तो 1 बाई R1 1 बाई R2 था, लेकिन इसके पास तो नहीं था, इस E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लिए ना, कॉमन लिए तो इसमें डिवाइड कर दो। हम वो बोल रहे हैं कि अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉमन लिए हैं तो मल्टीप्लाई वाला टर्म तो कॉमन बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाला टर्म रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 माइनस IR। दिस इज द
ठीक है, ये इसको कॉमन ले लिए, तो इसके पास ये वाला जो यहाँ से है E1/R1 प्लस E2/R2 है, इसके पास ये एक्सप्रेशन नहीं, मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में इतना ही डिवाइड कर दिया और इतना ही मल्टीप्लाई किया, और जब कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई वाला बाहर निकल गया, डिवाइड वाला रहा, ठीक है, माइनस आई। ठीक है, अब मैं ये इस एक्सप्रेशन को इधर सॉल्व करूंगा, ये मिटा दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये मैं मिटा दूंगा। ठीक है, अब देखो इस जो कॉमन लिए हो ना उसको दूसरे तरफ ले, तो दूसरे तरफ ये जाएगा, ये तो डेसिमल है, मतलब डिवीजन में चला जाएगा, ये क्या बचेगा, आई 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस, डिवीजन में गया ना तो उसको पावर में रीच कर दिया माइनस, बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 1/R2 और माइनस आई है, और इस माइनस आई एफ को हम इधर भेज देते हैं, इस माइनस आई एफ को इधर भेज देते हैं और आई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, आई कॉमन R प्लस 1/R1 1/R2 का माइनस पूरा ब्रैकेट को इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 1/R2। मेरा आंसर, ठीक है, मेरा आंसर, इस एक्सप्रेशन को समझो, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग 1/R, मान लो ये R1 है, ये R2, ठीक है, तो हम लोग 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं, ऐसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R लिखते हैं ना, उसके बाद इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आता है इसको पलट दो, R इक्विवेलेंट का मतलब इसको पलट देना, पलट देने का मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 टू द पावर माइनस, ठीक है, टू द पावर। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R1 प्लस 1/R2 का इनवर्स है, मतलब इन दोनों का R इक्वल, इन दोनों का R, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारा टूटा वो उस फॉर्म में टूट गया, कैसे, ये क्या है इसका फॉर्म, E इक्विवेलेंट बराबर I इंटू आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा, इसको तुम लिख सकते हो I इंटू आर प्लस आर। तो मैं लिख दे रहा हूं, आर इक्विवेलेंट क्या है भाई, आर इक्विवेलेंट है 1/R1 प्लस 1/R2 टू द पावर माइनस, और ये क्या है, ये इक्वल टू E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या है जी, E इक्विवेलेंट, तो ध्यान देना, ये E1 है इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये E2 है इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E इक्विवेलेंट होगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यही याद रखिए, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 इज द एक्सप्रेशन फॉर, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम हटा के इसमें अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन दोनों की जगह पे हमको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और इन दोनों के जगह पे हमको ये वैल्यू, दिस इज नथिंग बट ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, और ये तो खैर है ही, जिसके चलते तुम्हारा नेट करंट जो हो जाएगा I इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये तो पूरा डेरिवेशन था, ये तो मैंने सिर्फ 2 सेल के लिए किया, अगर 2 से अधिक सेल्स पैरेलल में है, ठीक है, तो 2 से अधिक अगर सेल पैरेलल में हो गए तो E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डॉट 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 अपॉन 1, इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, इस चीज को हटा के इक्विवेलेंट में लिख सकते हो E1/R1 E2/R2 बाई 1/R, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट ऊपर में चला जाएगा
आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। इसको ऊपर लिखो, इसको लिख सकते हो 1/r इक्वल है, और इसको ऊपर में लिखेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ये होगा, E इक्वलेंट बराबर E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस डॉट 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 इनटू r इक्वल r स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और r इक्वलेंट कितना होगा भाई, r इक्वलेंट होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 माइनस 1 एक्सप्रेशन। तो कि ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, डाटाबेस है ना, उसको बनाओ और आंसर पाओ। A battery X is formed by combining two cells in parallel having EMF इतना, ठीक है, इतना इंटरवेंशन दिया है। Find the equivalent EMF and internal resistance। इक्विवेलेंट EMF जो है वो होगा E1/r1 E2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r। तो कितना होगा भाई E1 5/2 प्लस 4/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/, कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। 15 प्लस 8, हाँ 15 प्लस 8 अपॉन 6 आ जाएगा, तो 3 + 1 5, ठीक है। 6 कट जाएगा, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23/5 कितना हो जाएगा, दैट इज 4.6। EMF हो गया। रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2 टू द पावर -1। तो इनको निकाल लो। ऐसे इसको निकालने का तरीका सिंपली, अगर 2 सेल है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 डिवीजन। तो R1 R2 कितना हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा 3 × 2 बाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 5, 6/5, ठीक है ना। तो दिस इज योर सिंपल था, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट इसलिए एक क्वेश्चन दे दिए ताकि फॉर्मूला फिर से दिमाग में रहे। अब अगर मान लो एक सेल ऐसा हो और दूसरा सेल ऐसा, और अपोजिट पोलैरिटी, इन दोनों के पोलैरिटी अपोजिट, ठीक है। तो ये मान लो E1 है R1, E2 है R2, ठीक है। तो E1 ग्रेटर देन E2, तो डोमिनेटिंग ये होगा। इस केस में इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा, इस केस में इक्विवेलेंट EMF होगा E1/R1, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो एड ही हो। रेजिस्टेंस का कोई अपना पोलैरिटी नहीं होता, तो करेक्ट भी हेल्प करता है। तो 1/R1 प्लस 1/R2, और R इक्विवेलेंट कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 का, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना। अब ये क्वेश्चन, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, फाइंड इक्विवेलेंट EMF इंटरनल। मान लो कोई ऐसा सर्किट है, ग्रिड बोर्ड है, ठीक है। इस तरह का E R E R E R ऐसे करके n नंबर्स। इक्विवेलेंट EMF E/R1 प्लस E/R2 प्लस E/R3 ऐसे करके, तो E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस डॉट 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 n टाइम्स अपॉन 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है। अब ध्यान दो, E को कॉमन लो, या फिर ऐसा करते हैं n टाइम्स है, इसको लिख देते हैं n E/R अपॉन, ये भी n टाइम्स है, n/R
तो एन बाई आर कट जाएगा ई आर। क्या कंक्लूजन मिला कि अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ एक मतलब सेल के बराबर ही होगा। मतलब कितना भी हो, 2 होंगे तब भी इक्विवेलेंट ई होगा, 3 होंगे तब भी इक्विवेलेंट ई होगा, 4 होंगे तब भी इक्विवेलेंट ई होगा, और n होंगे तब भी इक्विवेलेंट ई होगा। ई क्या है? ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड तो इनका इक्विवेलेंट ई होगा। सीरीज में क्या देखे थे? एन ई आया, सीरीज में क्या देखे थे? एन। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना आर बाई एन होगा, ये मैंने पहले भी बताया। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट आर बाई एन। डिवाइड जितने नंबर्स हैं आइडेंटिकल जो पैरेलल में है उनसे डिवाइड करते हैं, आर बाई एन। तो करंट क्या होगा? आई। आई होता है ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो इसके जगह लिखेंगे ई इक्विवेलेंट, ई रह जाएगा क्योंकि सब आइडेंटिकल्स थे। इसको याद रखना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर बाई एन प्लस एन प्लस कैपिटल आर। दिस इज योर, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन, एन आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर are connected in series. Yes. ये सीरीज कहां तक जाएगा? n up to n, e r e r e, ठीक। There are total m number of such combination connected in parallel। ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? m। और सारे के सारे कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। सारे पैरेलल में कनेक्टेड। इस सिस्टम का इधर n है और इधर m, ठीक है। तो इस सिस्टम का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले सीरीज को सिंप्लीफाई, ये सारे सीरीज है, इन सब को हटा के एक हम सिंप्लीफाइड रख सकते हैं। इन सभी का इक्विवेलेंट होगा एन ई एन आर। अब ऐसे कितने सीरीज हैं? m सीरीज है। सब एन ई एन आर, एन ई कितने हैं ऐसे? अब ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज को तो सिंप्लीफाई कर दिया, अब ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो पैरेलल में हमने तुमको बताया है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट इंडिविजुअल के बराबर होगा। मतलब टोटल इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा एन ई रह जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स का कितना है? एन। लेकिन आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो जो इंडिविजुअल का होगा उतना टाइम्स जितना नंबर पैरेलल में है। तो कितने नंबर पैरेलल्स में है? एन। इंडिविजुअल का कितना है? एन आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन आर बाई। अब मान लो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो था वो एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड था, ठीक है। हाँ, तो इससे करंट क्या होगा? इससे करंट का जो एक्सप्रेशन होगा आई बराबर होगा ई इक्विवेलेंट बाई एन आर प्लस कैपिटल आर, सॉरी आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। ई इक्विवेलेंट कितना होगा? एन ई। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। दिस इज योर एक्सप्रेशन। होप कि ये समझ में आया होगा।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक अपना आगे बढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे बात करेंगे। वोल्ट मीटर पे बात करेंगे, एम मीटर पे बात करेंगे, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर पे बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर पे बात करेंगे, मीटर ब्रिज पे बात करेंगे। ये सब सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।